Hello student. So we are studying about the DNA और हमने DNA स्ट्रक्चर, DNA पैकेजिंग, DNA स्ट्रक्चर एंड DNA प्रॉपर्टीज पढ़ा. नाउ DNA के ही अगले सेगमेंट में आगे चलते हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द DNA इज द पैकेजिंग ऑफ DNA. बेसिकली हम न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पढ़ रहे हैं. पहला टाइप है DNA एंड सेकेंड टाइप इज RNA. अभी हम DNA के बारे में डिस्कशन ले रहे हैं. हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा है, DNA की छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई आपको. नाउ पैकेजिंग ऑफ DNA. वैसे DNA की पैकेजिंग का ये टॉपिक आइडियली सेल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है. कई बार जब हम 11th में न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम पढ़ते हैं सेल में, तो वहाँ क्रोमोसोम कैसे बनते हैं उसको लेकर के ये चीज़ें वहाँ भी बताई जाएंगी. ठीक है. और DNA की पैकेजिंग को आपको इस चैप्टर में भी दे रखा है. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ पैकेजिंग एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड. पैकेजिंग का मतलब ये कि आपके पास जो DNA है उसको अच्छे से पैक करना है ताकि उसको हम सेल में रख पाएँ. इसके पीछे का रीज़न देखिए क्या है कि हमारी जो हर सेल में, कोई सी भी सेल है, उसमें जो DNA की लेंथ है, उस DNA की लेंथ आपके सेल के जो लेंथ या विड्थ जो डायमेंशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है. DNA बीइंग द लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल. अब इतना बड़ा DNA है कि उसकी लेंथ सेल की लेंथ या सेल की साइज से भी बड़ी है. देन हाउ इट इज़ बीइंग मैनेज्ड एंड हाउ इट इज़ बीइंग एकोमोडेट इन द सेल. ठीक है. और इतना लेंथी DNA है उसके बाद भी इतना, और ये सब पॉसिबल होता है पैकेजिंग से. इतनी यूनिक एंड रिमार्केबल नेचुरल पैकेजिंग है कि इतना लेंथी DNA सेल में एक छोटी सी जगह में आ जाता है. ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कंजेस्टेड है. सेल के अंदर भी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेस इन न्यूक्लियस बिसाइड द क्रोमोसोम, और इसके अलावा सेल में खूब सारी और भी जगह. देन हाउ सच ए लॉन्ग DNA molecule is being packed. This is called actually packaging of DNA. So the need of packaging is because of the length. So in living organism length of DNA is very high. And DNA being the longest biomolecule, हमने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं NCERT वाली. ह्यूमन की सेल का एक एग्जाम्पल दिया कि how many long DNA is present in human being. So we have estimated that in a haploid cell of human being around 3.3 into 10 to the power 9 base pairs are there. Approximately 3 billion base pair. ठीक है. अगर हम इस चीज़ को डिप्लॉयड सेल बनाते हैं तो डबल हो जाएगा, और ये 6.6 into 10 to the power 9 हो गया. हमें अगर DNA की लेंथ निकालनी है, अगर हमें टोटल बेस पेयर पता है तो वी कैन कैलकुलेट. हमें मालूम है कि DNA में दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना, and we have calculated it is around 3.4 angstrom. तो अगर हमें दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है और टोटल बेस पेयर भी मालूम है तो हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं. सो टोटल लेंथ ऑफ DNA इन ह्यूमन सेल 6.6 into 10 to the power 9, और इस 3.4 एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.34 into 10 to the power 9 मीटर. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 2.2 मीटर लॉन्ग DNA. And this is the surprising result. This means a diploid cell of human being have how many long DNA? 2.2 meter. 2 मीटर से भी बड़ा DNA. और ह्यूमन की सेल इतनी छोटी का आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी. उस सेल के अंदर भी केवल न्यूक्लियस में ये DNA क्रोमोसोम के फॉर्म में है, उसके बाद भी खूब स्पेस है. So this is the indication that how the packaging is being done, and remarkable packaging is there. पैकेजिंग इज एक्चुअली आर्ट. किसी चीज़ को पैक करना एक आर्ट होती है. किसी को भी बहुत अच्छे से आती है, किसी से नहीं होती. कई बार हम कहीं इधर उधर जाते हैं तो हम अपना लगेज पैक करते हैं. कुछ लोग बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं कि बहुत कम लगेज बनता है, और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल बिखेर के चलते हैं. द सेम थिंग इज़ देयर. नेचर ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग. तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि पैकेजिंग की ज़रूरत क्या है. और इसीलिए आप देखिए सेल में DNA कभी आपको अकेला खुला नहीं मिलेगा. इसकी पैकिंग होती है और तब वो दिखाई देता है. ओपन DNA नहीं मिलेगा. ठीक है. तो पैकेजिंग और इतना अच्छा, ये 2.2 मीटर लॉन्ग DNA में एक बड़ा कन्फ्यूजन है. हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम. ठीक है. कुछ लोगों को जब ये कैलकुलेशन बताई जाती है तो वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन ले लेते हैं कि इसका मतलब हमारी सेल में 2.2 मीटर का एक ही लंबा सा DNA है. तो ये गलत सोच रहे हैं. हमारे पास क्रोमोसोम है 46. हर क्रोमोसोम में एक DNA होता है. मैंने शुरू में पिछले जेनेटिक्स में बताया.
तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 डीएनए है। कोई पूछा जाए हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल अ डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन हैव, 46 डीएनए मॉलिक्यूल। और जब उन 46 डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम एंड टू एंड पूरा जोड़ दें तो जो लेंथ बनती है दैट इज 2.2 मीटर। आई एम रिपीटिंग अगेन कि देयर इज नॉट अ सिंगल डीएनए ऑफ 2.2 मीटर लेंथ। ये 2.2 मीटर 46 सेगमेंट में डिवाइडेड है, समझ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बड़े सेगमेंट हैं, तो उसको सेल में कैसे रखा गया वही पैकेजिंग हमें पड़ती है। एक एग्जांपल और लिया, ये तो ह्यूमन की बात ही, थोड़ा छोटा ऑर्गेनिज्म लेते हैं। वन मोर एग्जांपल यू कैन हैव ई कोलाई। ई कोलाई में तो एक ही डीएनए, हम प्रोकैरियोट में पढ़ते हैं सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ई कोलाई में करीब 4 मिलियन बेस पेयर है, उसके एक सिंगल डीएनए में 4 मिलियन के आसपास बेस पेयर हैं, करीब 3000 के आसपास जीन है उसमें, 4 मिलियन बेस पेयर। कुछ लोगों ने और एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है 4.6 इंटू 10⁻⁶, कई जगह अप्रॉक्सीमेट 4 मिलियन कहा जाता है। अगर हम इसकी लेंथ निकालें, ठीक है, 4.6 इंटू 10⁻⁶, इसको भी 0.34 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीपल करते हैं तो ये लेंथ आती है 1.36 mm, ठीक है, 1.36 mm। डीएनए की सॉरी बैक्टीरिया की सेल की साइज के अकॉर्डिंग तो 1.36 mm भी बहुत बड़ा है, फिर भी वो सेल के अंदर आराम से रह रहा है। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ध्यान रख लेना। अगर हम इसको 4 मिलियन, एनसीईआरटी में क्या 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी। एनसीईआरटी ने एक जगह पर ई कोलाई के टोटल बेस पेयर बताए हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और पैकेजिंग में उन्होंने लेंथ बताई है डीएनए की 1.36। ना तो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम 1.6 का यही एनसीईआरटी का वैल्यू मानते हैं और इसको जब इनसे मल्टीपल करते हैं तो ये 1.36 नहीं आता है, इट इज़ 1.56, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में ज़्यादातर लिटरेचर में डीएनए की लेंथ 1.36 ही है, और 1.36 तब आएगी जब हम इसको 4 मिलियन बेस पेयर लेके चलें, यानी कि 4.6 की जगह 4.0 कर दें, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन बेस पेयर कहा जाता है, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁶। अगर आप 4.0 इंटू 10⁻⁶ करोगे, 4.6 नहीं करें तो 1.36 आ जाएगा। लेकिन मैंने दोनों वैल्यू इसलिए बताई है कि एनसीईआरटी में एक जगह 4.6 इंटू 10⁻⁶ भी लिखा और डीएनए की लेंथ 1.36 भी लिखी है, ठीक है। अलग अलग ही पूछा जाता है, डीएनए की लेंथ पूछे तो आप यही बताएं 1.36, और कितने बेस पेयर हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन बेस पेयर। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो आप एनसीईआरटी की ये वैल्यू दे 4.6 इंटू 10⁻⁶। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें दोनों वैल्यू अलग अलग ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल सिर्फ हमें सिर्फ इसलिए दिए गए हैं, ये बताने के लिए दिए गए हैं कि हर सेल में डीएनए जो होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और इतने बड़े डीएनए को अगर आपको सेल में रखना है तो यू नीड अ प्रॉपर पैकिंग। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ देना चाहेंगे। फॉर बोथ एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट द लेंथ ऑफ डीएनए इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द सेल साइज, एंड दस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज असेंशियल। डीएनए की पैकेजिंग असेंशियल होती है। अब ये पैकेजिंग होती कैसे है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए is done by coiling and folding of DNA with protein। डीएनए की पैकिंग प्रोटीन की हेल्प से होगी, और इसीलिए आप देखिए जितनी भी सेल्स हैं कभी भी डीएनए अकेला नहीं है, डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। और ये ध्यान रखना, जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आप उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं। तो डीएनए को कई बार कॉइल किया गया, फिर फोल्ड किया गया प्रोटीन की हेल्प से, तब जाके इसको पैक किया गया है। तो कोइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ डीएनए विद प्रोटीन। अब देखिए दोनों का नेचर देखें कैसा क्या है। डीएनए हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है फॉस्फेट की वजह से, और वो एसिडिक नेचर का है। डीएनए की प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो अगर हमें पैकिंग के लिए प्रोटीन लेना है तो ध्यान रखना कभी भी हम नेगेटिव या एसिडिक प्रोटीन नहीं लेंगे। अगर प्रोटीन भी एसिडिक रहा, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज एसिडिक है तो रिपेल करेंगे, पैकिंग अच्छे से नहीं होगी। पैकिंग के लिए अपोजिट लेना पड़ेगा, और इसीलिए पैकिंग सो इट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ कि व्हाई फॉर पैकेजिंग ऑलवेज बेसिक प्रोटीन इज यूज्ड, व्हाई डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड मेनली विद बेसिक प्रोटीन। द रीजन बिहाइंड दैट द डीएनए इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो व्हेन वी टेक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन देन देयर इज अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड देयर इज अ प्रॉपर पैकिंग। तो ये जरूरी है कि यहाँ हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन लेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, लेकिन प्रोटीन का नेचर थोड़ा सा अलग अलग है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट
polyamines proteins are there. It is a basic protein. And in eukaryote histone protein is there. Histone नाम तो आपने सुना ही होगा. हिस्टोन और पॉलीअमाइंस दोनों बेसिक प्रोटीन है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता. प्रोकैरियोटिक डीएनए इज बीइंग नेवर एसोसिएटेड विद हिस्टोन देयर. लेकिन ऐसा भी नहीं कि हिस्टोन नहीं है तो वो नेकेड है या बिल्कुल कुछ नहीं है. वो पॉलीअमाइन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. द प्रोटीन इज ऑल्सो बेसिक वन एंड क्वाइट सिमिलर विद द हिस्टोन. तो दोनों में अलग अलग प्रोटीन है, पैकिंग दोनों में होती है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रोटीन. ये जो चीज मैं आपको बता रहा था, डीएनए और प्रोटीन इनको कलेक्टिवली कहा जाता है. इस कॉम्प्लेक्स को कलेक्टिवली कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है. आरएनए और प्रोटीन कंबाइंड होगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. डीएनए एंड प्रोटीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनपी ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन राइबोसोम. राइबोसोम आरएनपी है. एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन डीएनपी. और इसी डीएनपी का कॉमन नेम है क्रोमेटीन. क्रोमोसोम क्रोमेटीन. ये क्रोमोसोम और क्रोमेटीन जो ये तो कॉमन नेम. क्रोमा का मतलब होता है कलर. टीन मीन्स थ्रेड. जब हम सेल को डिवीजन के टाइम या सेल को स्टेन करते हैं तो हमें कलर्ड थ्रेड दिखते हैं. सेल डिवीजन के टाइम ये थ्रेड थोड़ा और मोटे दिखते हैं तो हम उनको क्रोमोसोम कह देते हैं. अदरवाइज इनको क्रोमेटीन कहा जाता है. तो ये कलर्ड थ्रेड हैं क्रोमेटीन. कोई पूछा जाए व्हाट इज द केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमेटीन? डीएनपी. क्रोमेटीन का रियल नाम क्या है? डीएनपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. डीएनपी होता है. ठीक है. तो जैसे हम डीएनए को प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेंगे तो डीएनपी बनेगा और इसी को हम क्रोमोसोम या क्रोमेटीन कहते हैं. और डीएनए और ये हिस्टोन या जो भी प्रोटीन है इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, समझिए हमेशा साथ रहती है. ठीक है. लेकिन जैसे ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है डीएनए बिकम स्टेबल. ठीक है. और डीएनए स्टेबल हो जाता है और पैसिव हो जाता है, फिर काम नहीं करता. मतलब डीएनए मतलब हिस्टोन डीएनए का ऐसा दोस्त है, बड़े अच्छा दोस्त है उसका, लेकिन वो जब तक डीएनए के साथ रहता है डीएनए को काम नहीं करने देता. कुछ दोस्त हमारे भी ऐसे होते हैं कि जब तक हमारे साथ रहते हैं तो हमसे पढ़ने नहीं देते, हमारा काम नहीं करने देते. और इफ यू वांट कि डीएनए कुछ काम करे तो पहले उसके हिस्टोन दोस्त को हटाना पड़ेगा. ठीक है. इसलिए आपको डीएनए दो ही काम करता है. डीएनए से डीएनए बनाना मतलब रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन. और आप देखिएगा जब भी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सबसे पहला काम होता है हिस्टोन को दूर करते हैं. आपको हिस्टोन हटाना पड़ेगा, डीएनए क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के डीएनए पर फंक्शनिंग होगी. अदरवाइज लेकिन प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, इन सब के लिए साथ में पैकिंग के लिए हिस्टोन या प्रोटीन जरूर चाहिए. ओके. तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में बेसिक प्रोटीन है पॉलीअमाइंस एंड हिस्टोन प्रोटीन. हमारे कोर्स में वैसे यूकैरियोटिक प्रोटीन पर, यूकैरियोटिक पैकेजिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है. प्रोकैरियोट में ऐसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दिस सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड एट सेवरल लेवल्स. ये एक ही सिंगल डीएनए होता है सर्कुलर. ये पॉलीअमाइन प्रोटीन के साथ कई लेवल की कॉइलिंग और फोल्डिंग की जाती है. सेवरल लेवल्स विद पॉलीअमाइन प्रोटीन एंड दस फॉर्म्स अ डेंस मास. यू प्रोकैरियोटिक सेल में एक डेंस मास बनता है. ठीक है. डेंस मास फाउंड नेकेडली इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, चारों ओर कोई मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता, वो नेकेडली पड़ा हुआ है. एंड दिस मास, दिस डेंस मास इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियस लाइक, या इसको जीनोफोर भी कहते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ते हैं कि वह डीएनए नेकेड है, मतलब कोई मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है. वो डीएनए एक डेंस मास के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. ये डेंस मास बनता है पॉलीअमाइंस का और डीएनए की कई लेवल की कॉइलिंग और पैकिंग से. उससे ये है कि इतना बड़ा जो डीएनए है इसका वो उस सेल में आराम से पैकिंग होकर के रख लिया था. प्रोकैरियोट्स में ये सिस्टम है. व्हाट अबाउट यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में देखिए क्या है. अब यूकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए नहीं है, लीनियर डीएनए नंबर एक. दूसरा वहाँ पर डीएनए भी एक से ज़्यादा है, अलग अलग मॉलिक्यूल है. तो लॉन्ग लीनियर डीएनए they are being made a complex with histone protein. Packing of long linear DNA molecule is done by histone protein. अब हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकिंग होगी और हिस्टोन प्रोटीन हम जानते हैं बेसिक प्रोटीन है. एंड
ये जो है ये बेसिक अमीनो एसिड से बनता है। दिस प्रोटीन हिस्टोन इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखें कि हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड है, तो लाइसिन आर्जिनिन रिच बेसिक अमीनो एसिड। और क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है तो ओवरऑल प्रोटीन का नेचर भी बेसिक प्रोटीन हो गया। अब यहाँ एनसीईआरटी में थोड़ी सी बातें और लिखी हैं कि नेचर ऑफ प्रोटीन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अमीनो एसिड इट हैव। अमीनो एसिड रेसिड्यू लिखा है, रेसिड्यू मतलब यूनिट्स, ठीक है। कोई भी प्रोटीन किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अमीनो एसिड कैसे हैं। और आपने पढ़े होंगे अमीनो एसिड में 3 कैटेगरी है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। एनी प्रोटीन which is rich in acidic amino acid, overall the protein is called acidic protein. Which is rich in basic amino acid, the protein will be called as basic protein, otherwise neutral protein. समझिए, तो यहाँ पर लाइसिन आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है और ये बेसिक अमीनो एसिड रिच प्रोटीन है, इसीलिए हिस्टोन इज ऑल्सो बेसिक प्रोटीन। ओके, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए का कॉम्प्लेक्स बनके पैकिंग हुई। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन कुल मिलाकर 5 टाइप का होता है। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इनको नाम दिया जाता है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप्स है। अब ये चीजें हम कई बार 11th में भी पढ़ते हैं जब क्रोमोसोम की बात करते हैं। इन 5 में से H1 को छोड़कर H2A, H2B, H3, H4 ये सब मिल करके और हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल, 2 molecules of each type, total 8 types of 8 molecules, they form a complex octamer. 8 units है तो octamer, and this is called histone octamer. Means there are 5 types of histone. Among the 5 types, leaving the H1 type, remaining all the 4 types with the 2 molecules of each type form a complex unit called histone octamer. This unit having 8 molecules of protein, 2 molecules of each 4 types. समझ गए? H1 प्रोटीन अलग रहता है, इसको प्लगिंग प्रोटीन कहेंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्या है। H1 अलग है, बाकी ये सब साथ में होता है, एक बॉल लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है। हिस्टोन की एक बॉल बन जाती है ऑक्टामर, एंड दिस बॉल कंसिस्ट ऑफ 8 यूनिट्स। ठीक है, ये बॉल आपको किस तरह की दिखेगी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। देखिए H2A, H2B, H3, H4 ये 4 बॉल्स दिख रही, 4 यूनिट, एंड 4 इसके पीछे की तरफ। टोटल 8 यूनिट का ये हिस्टोन ऑक्टामर बॉल बनी। अराउंड 10 नैनोमीटर की इसकी विड्थ होती है, इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर का। हिस्टोन ऑक्टामर इज ऑल्सो कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, या फिर इसको न्यू बॉडी भी कहते हैं, NU, न्यू बॉडी। ये न्यूक्लियोसोम अभी सब 2 मिनट बताते हैं। तो ये पूरी एक बॉल बनती ऑक्टामर, और क्योंकि ये बेसिक प्रोटीन है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बॉल इस तरह से अरेंज होती है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है कि इट्स पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉल। इस हिस्टोन ऑक्टामर की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो भी पॉजिटिव चार्ज मोइटी है इस प्रोटीन में, वो बाहर की तरफ ऐसे निकली रहती है कि सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल पर अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए की कॉइलिंग होती है। डीएनए इज रैप्ड हियर, negatively charged DNA, and on this DNA is wrapped about 1.75 turns of DNA. एक बॉल पर करीब 1.75 टर्न, मतलब पूरे 2 टर्न भी नहीं, ठीक है, 1.75 पौने 2 टर्न कह सकते हो। ठीक है, तो पूरे 2 बार भी डीएनए उस पर नहीं घुमाया जाता। छोटी सी बॉल है, आप देखिए डीएनए की विड्थ कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर, राइट। और बॉल की विड्थ कितनी, 10 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर की इस बॉल पर 2 नैनोमीटर थिक डीएनए का थ्रेड कॉइल किया जा रहा है, उसकी इस पर रैपिंग की जा रही है। तो एक राउंड तो पूरा हो जाता है, दूसरा राउंड पूरा होने से पहले ही हमें इसको फिर आगे कंटिन्यू दूसरे पे करना पड़ेगा, एक इस पे ज़्यादा नहीं आते। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर बॉल पर हाउ मेनी टर्न्स ऑफ डीएनए विल कम, 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए कम्स ऑन ईच ऑक्टामर। समझ में आई बात? ये पैकेजिंग की मिनिमम साइड पर हम बात कर रहे हैं। अब देखो पैकिंग होती कैसे। जस्ट इमेजिन एन एग्जांपल कि आपको बहुत लंबा सा थ्रेड दिया हुआ है, थ्रेड है, कोई रोप है, व्हाटएवर, एंड दिस थ्रेड इज सपोज डीएनए। अब आपको कहा गया कि इसको पैक करना है, इसको समेटना है, और इसके लिए आपको स्फेरिकल बॉल्स दे दी कि आपको थ्रेड को ब्रेक नहीं करना है
और इन बॉल्स पर इसको पैक करना है। तो आप क्या करोगे, आपने एक बॉल उठाई, थ्रेड लिया और उस पर आपने इसको लपेटना शुरू किया। अब स्फेरिकल बॉल है तो कुछ टर्न्स तो आप आराम से उस पर कॉइल कर लोगे, लेकिन उसके बाद वो वापस खुलने लगता है। तो जितने मैक्सिमम टर्न आप उस पर ले सकते हो, उसके बाद अब आप क्या करो, वहाँ पर एक क्लिप लगा दो ताकि ये खुले नहीं। फिर उस बॉल को रख दी, दूसरी बॉल उठा ली, थ्रेड कंटिन्यू है और उस थ्रेड को फिर दूसरी बॉल पर लपेटना शुरू, उस पर भी क्लिप लगा के रखी, फिर एक और ले ली, ये चलते गए। तो सारी बॉल्स उस थ्रेड के साथ साथ एक लाइन में जम जाएगी। इसी तरह से पैकिंग होती है डीएनए के हिस्टोन की। वो थ्रेड जो है वो डीएनए ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यूटी में चलेगा। और हिस्टोन के बॉल हिस्टोन ऑक्टामर है और ऑक्टामर पर वो कॉइल होता जाएगा। और एक ऑक्टामर पर भी ज़्यादा नहीं, 1.75 टर्न। समझ में आई बात? इस तरह से बॉल्स पर हिस्टोन डीएनए की कॉइलिंग, डीएनए की रैपिंग होती है। न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए दिस स्ट्रक्चर, ये है हिस्टोन ऑक्टामर की बॉल जो भी हमने बताई थी। ठीक है, अब इस पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मैंने ये जो थ्रेड बना रखा है इस पर देखिए, आपको दिख रहा होगा अराउंड 2 राउंड्स, 2 राउंड दिख रहे हैं इसमें। 2 राउंड नहीं है, ये बैक साइड से दूसरे पे चला जाएगा, पूरे 2 राउंड कंप्लीट नहीं होते। 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए। और मैंने ये जो थ्रेड बना रखा है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए बोलते मतलब वो 2 स्टैंड एक साथ ही चल रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के 1.75 टर्न। उसके बाद हमने क्लिप लगा दी, क्लिप के फॉर्म में क्या लगा दिया, H1, उसको इसीलिए कह रहे हैं प्लगिंग प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस पर डीएनए कॉइल किया और ये प्लग लगा दिया H1 प्रोटीन। अब ये यहाँ से फिर अगले पे कंटिन्यू होगी और इसी तरह से सारी बॉल्स लाइन से चलती है। समझ गए? तो इस एक बॉल पर जितना टर्न आया, अब ये जब अगले पे जाएगा तो थोड़ा सा डीएनए 2 बॉल के बीच में भी तो आ गया ना, 2 ऑक्टामर के बीच में। दिस स्मॉल रीजन लिंकर डीएनए, ये 2 ये आपके हिस्टोन ऑक्टामर के बीच का पार्ट है। लिंकर डीएनए 2 को लिंक करता है। ठीक है, और लिंकर डीएनए की लेंथ वेरिएबल है। कुछ स्पीशीज में ये काफी बड़ा हो सकता है, कुछ में छोटा। लिंकर डीएनए, ठीक है, लिंकर डीएनए जो होता है इट इज फाउंड इन बिटवीन 2 ऑक्टामर। तो ये 2 ऑक्टामर के बीच में मिलता है। ये छोटा भी हो सकता है। अगर ये लिंकर डीएनए की लेंथ कम होगी तो हिस्टोन ऑक्टामर पास होंगे। लिंकर डीएनए की लेंथ ज्यादा होगी तो दूर दूर होंगे। बट ये वेरिएबल है स्पीशीज टू स्पीशीज। ओके, नाउ दिस एंटायर थिंग कलेक्टिवली कॉल्ड अ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इन सबको मिलाकर हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या क्या आ गया, हिस्टोन ऑक्टामर, देन H1 प्रोटीन, 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए एंड लिंकर डीएनए। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एंड दिस न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड यूनिट ऑफ पैकेजिंग। इसको कहते हैं पैकेजिंग की मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट। इस तरह से यूनिट ऑफ पैकेजिंग बनता है न्यूक्लियोसोम। ये स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में और इसके नेमिंग लेबलिंग पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस, इसका किसका क्या काम। ठीक है, लिंकर डीएनए को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सम साइंटिस्ट डू नॉट इन्वॉल्व लिंकर डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, but majority of scientists involve linker DNA also in nucleosome. NCERT इसको इन्वॉल्व करके चलती है और हमने भी यही बताया कि पूरा न्यूक्लियोसोम इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी डीएनए एक्चुअली कम्स इन दिस यूनिट न्यूक्लियोसोम, आखिर कितना बड़ा डीएनए आपने इसमें लपेट लिया। टर्न तो बता दिया 1.75, तो 1.75 टर्न तो डीएनए इसके ऊपर और थोड़ा सा लिंकर डीएनए भी होगा। ये लेंथ डीएनए की कितनी होती है जब ये देखी गई तो ये थोड़ी वेरिएबल आएगी, क्योंकि लिंकर डीएनए की लेंथ फिक्स नहीं है। बट अप्रोक्सीमेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अराउंड 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए कम्स इन वन न्यूक्लियोसोम यूनिट। तो ये जितना डीएनए है 1.75 टर्न और थोड़ा लिंकर डीएनए मिलाकर करीब 200 बेस पेयर। तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियोसोम यूनिट। ठीक है, 200 बेस पेयर का लॉन्ग डीएनए हमने एक बॉल पर कॉइल कर लिया। जब आप पैकेजिंग करोगे तो लेंथ कम होगी, थोड़ी सी विड्थ बढ़ेगी। डीएनए अगर अकेला होता तो 2 नैनोमीटर का था, अब ये बॉल 10 नैनोमीटर की। बट हाँ ये है कि 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए इस एक बॉल पर आ गया तो लेंथ तो कम होगी और यही पैकेजिंग रिपीट होती रहती है। फिर इसमें फर्दर लेवल्स भी होते हैं पैकेजिंग के। क्लियर?
तो 200। अब यहाँ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम यूनिट्स माइट बी देयर इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। तो कितनी न्यूक्लियोसोम यूनिट हो जाएगी ह्यूमन सेल में? ह्यूमन में टोटल बेस पेयर कितने हैं? ह्यूमन में टोटल बेस पेयर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम में 200 तो डिवाइड बाय 200 कर लीजिए। तो आपको ह्यूमन के जीनोम में, ह्यूमन सेल में कितनी न्यूक्लियोसोम यूनिट मिलेगी? मिल जाएंगे। कितना आया? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, यही होगा ना, ठीक है। तो दैट मच न्यूक्लियोसोम यूनिट्स आर देयर। अगर आपको एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं ये पता है और सेल के टोटल बेस पेयर पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम यूनिट्स विल फॉर्म, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट है, मिनिमम से हम शुरू कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे होती है पैकेजिंग। अब देखिए आगे के लेवल कैसे हैं और किस तरह से हम क्रोमेटीन और क्रोमोसोम पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने पैकेजिंग, वैसे तो अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, मॉड्यूल के अंदर तो हमने 3D डायग्राम दिया है, या मैं 1-2 डायग्राम जितने 2 डायमेंशनली पॉसिबल होते हैं वो बना रहा हूँ, बाकी थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। आप देखिए इनकी पैकेजिंग का पार्ट किस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर है। अब हम इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। तो जो सबसे नॉर्मल जो फर्स्ट लेवल होता है कि ये डीएनए, देखिए ये मैंने जो बना रखी है, ये हिस्टोन का वो ऑक्टामर है और इस पर ये डीएनए कॉइल किया है और H1 प्रोटीन लगाया है। तो ये सारी लाइन से बन गए, तो ये अपने आप में एक थ्रेड जैसा दिखेगा। अब ये थिक थ्रेड दिखेगा, ये 2 नैनोमीटर का, इसकी विड्थ कितनी होगी? 10 नैनोमीटर बॉल की। और ये जो होता है दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब अपीयर करते हैं तो हमें ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब एक धागे में बहुत सारे मोती पिरो रखे हों, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि at which level you can observe beads on string like appearance during packaging, it is the nucleosome level। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम इसी तरह का अपीयर होता है और ये मिनिमम लेवल है, कई बार तो इसी लेवल पर ही पढ़ा रहता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखिए, आपने जब सेल डिवीजन, सॉरी सेल पढ़ी होगी 11th में, न्यूक्लियस में हम कहते हैं कि एक नॉर्मल इंटरफेजिक सेल, इंटरफेज का मतलब है कोई डिवीजन नहीं हो रहा, इंटरफेज ग्रोथ फेज जो होता है, उस समय हमें क्रोमेटिन थ्रेड दिखते हैं। न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो थिन थ्रेड दिखते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। उसमें भी थोड़ा और एम्फेसिस ध्यान से देखें तो उन थिन थ्रेड में भी कुछ तो बहुत थिन और लाइट होते हैं और कहीं कहीं जगह पर थिक और डार्क थ्रेड होते हैं। और वहाँ आपको बताया गया होगा कि जो थिन और लाइट थ्रेड होते हैं वो यू क्रोमेटिन है और जो थिक और डार्क होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन है, समझे। और यूं भी कहा जाता है यू क्रोमेटिन एक्टिव है, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव। ये चीज़ 11th की है, ठीक है। तो वो जो आप ये यू क्रोमेटिन देखते हो, एक्चुअली वो यू क्रोमेटिन कौन सा लेवल है? ये न्यूक्लियोसोम, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम लेवल होता है, इसी को जब आप स्टेन करोगे तो ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम है ये है यू क्रोमेटिन लेवल। तो जब हम यू क्रोमेटिन थ्रेड देखते हैं सेल में तो उस समय पैकेजिंग का कौन सा लेवल होता है? ये चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर सेल डिवाइड कर रही हैं तो फिर आगे और कॉइलिंग होगी और फिर क्रोमोसोम बनाए जाएंगे। ये क्रोमेटिन थ्रेड दिख रहा है। अब देखिए फर्दर कॉइलिंग कैसे होगी, हाउ वी कैन रीच अप टू द क्रोमोसोम। अब आप देखो ये पूरा एक थ्रेड, इमेजिन करिएगा, इस पूरे थ्रेड को लिया और हमने एक स्प्रिंग की तरह इसको घुमाया, एक स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग। और इस तरह के स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड, ठीक है। 10 नैनोमीटर के इस थ्रेड को जब स्प्रिंग की तरह हमने रोटेट किया तो ये और थोड़ा छोटा हो गया, इसकी विड्थ बढ़ गई अराउंड 30 नैनोमीटर। और ये देखिए ये स्प्रिंग में जब लूप बनता है तो एक लूप में ही आपके ये 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए 3 और 3 इतने न्यूक्लियोसोम, दैट मच न्यूक्लियोसोम। ये जो है ये तो आपके एक ही लूप में आ गए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि डीएनए में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 बेस पेयर हैं, तो 200 बेस पेयर तो मतलब इतना डीएनए एक यूनिट में आ गया। तो आप देखिए पैकेजिंग लेंथ कैसे कम हो रही है, इतना डीएनए एक यूनिट में आ गया, फिर इतनी यूनिट एक इसमें आ गई। ये एक लूप में 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं और ऐसे लूप लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको कहते हैं सोलेनॉइड लेवल। न्यूक्लियोसोम लेवल के बाद अगला क्या आएगा? सोलेनॉइड। यहाँ तक तो डायग्राम हम फिर भी 2 डायमेंशनली बना पा रहे हैं। अब इसके बाद में आगे देखिए, जैसे ये स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग हुई है, सेम इस स्प्रिंग को
एक बार फिर स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे, वन मोर टाइम। अब ये स्प्रिंग है, अपने आप में एक स्प्रिंग है, और इसको जब एक और स्प्रिंग बनाएंगे तो एक बड़ी स्प्रिंग बनेगी। ये बड़ा मुश्किल से टर्न होगा लेकिन एक बड़ी स्प्रिंग बनेगी, एंड दिस इज कॉल्ड सुपर सोलेनोइड। अब उसका डायग्राम हालांकि यहाँ बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट एक यूं समझिए कि इस स्प्रिंग को हमने एक बार और स्प्रिंग लाइक सोलेनोइड की तरह कॉइल किया, दिस इज कॉल्ड सुपर सोलेनोइड। और इसकी लेंथ इससे 10 टाइम्स हो जाती है, 300, इसकी काफी विड्थ बढ़ जाती है 300, और लेंथ तो काफी कम हो जाएगी। अब ये 300 नैनोमीटर का थिक थ्रेड दिखेगा सुपर सोलेनोइड, और ये जो सुपर सोलेनोइड लेवल है यही वो लेवल है जहां आपको हेट्रोक्रोमेटिन नजर आता है। हेट्रोक्रोमेटिन लेवल मतलब यूक्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम लेवल की कॉइलिंग है, तो हेट्रोक्रोमेटिन में सुपर सोलेनोइड लेवल की कॉइलिंग, इसलिए वो थिक दिखता है, डार्क दिखता है। समझ गए? उसके बाद इनकी फोल्डिंग होती है। इसकी जब फोल्डिंग करते हैं तो और थिक थ्रेड बनेगा, और उस थिक थ्रेड को फिर हम क्रोमेटिड कहते हैं। ऐसा नजर आता है क्रोमोसोम के अंदर जो एक दिखता है, और ऐसे दो क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिड की विड्थ 300 से करीब 700 हो जाती है फोल्डिंग की वजह से, और ऐसे दो 700 के क्रोमेटिड मिलकर के 1400 नैनोमीटर का पूरा ये क्रोमोसोम बनाते हैं। 700 का एक और 700 के दो। इस बीच की जो कॉइलिंग और फोल्डिंग है वो सब चीजें 3 डायमेंशनली देखने पे आ सकती है, वो यहाँ नहीं दिखेगी। लेकिन किस तरह से हम आगे तक पहुंचे, लास्ट में हमें सेल डिवीजन के टाइम प्रोफेज और मेटाफेज तक आते आते हमें ये चीज दिखाई देगी। समझ में आई बात? इस तरह से डीएनए हिस्टोन के साथ कॉइलिंग शुरू करता है, न्यूक्लियोसोम, सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड होते हुए वो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर होता है। ये पैकेजिंग के लेवल हैं। शुरू का लेवल यूक्रोमेटिन थिन थ्रेड होता है, फिर हमेशा लगातार जब हम आगे बढ़ेंगे तो थिकनेस तो बढ़ती जाएगी और लेंथ कम होती जाएगी, और इसी से वो पैक होकर के सेल में रखा जा सकता है। तो पैकेजिंग के ये पूरे लेवल हैं, और किस तरह से पूरा क्रोमोसोम बनता है ये ध्यान रखना। हम लोग 11th में भी जब क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो कई बार ये चीज़ वहाँ भी बताई जा सकती है कि कैसे क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, डीएनए और हिस्टोन मिला के क्रोमोसोम कैसे बनता है। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन वहाँ भी बताया जाता है, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर रखा चैप्टर में, तो हम उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये क्रोमेटिड और क्रोमोसोम बन जाता है। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि भी व्हाट इज द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम नाउ, क्रोमोसोम में केमिकली क्या क्या चीजें हैं, तो बड़ा आराम से कह सकते हैं कि देयर इज अ डीएनए, वन डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल डीएनए। ठीक है, किसमें? एक क्रोमेटिड में। अब ये डबल क्रोमेटिड है ना, तब जरूर है कि वो डीएनए रिप्लिकेट हो गया। तो ऐसा जो डायड है, ये तो मोनाड क्रोमोसोम है, ये डायड होता है। यहाँ पर दो क्रोमेटिड है तो इसमें दो डीएनए, वो एस फेज में डबल हो जाता है, तो वो डबल दिखता है, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए डबल दिखेगा। बाकी इस एक सिंगल क्रोमेटिड में एक डीएनए, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके बना रहे हैं। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखिए, ऑल्दो ये बात सही है कि डीएनए एंड हिस्टोन ही मेन कंपोनेंट है क्रोमोसोम का, बट बिसाइड हिस्टोन some other proteins are also there which are very less in amount, but कुछ होते हैं। हिस्टोन के अलावा कुछ और भी प्रोटीन है, इनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे, और ये क्रोमोसोम पर कुछ दूसरा काम भी करते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट में होंगे, हिस्टोन के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन है, बट क्रोमोसोम में हिस्टोन के बाद कुछ एडिशनल प्रोटीन और भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। बिसाइड हिस्टोन प्रोटीन some non-histone chromosomal proteins, जिसको हम NHC प्रोटीन कहेंगे, they are also found in chromosome और in chromatin। NHC प्रोटीन, non-histone chromosomal protein, ठीक है। NHC प्रोटीन are very small in amount, ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, and they are acidic in nature। तो इनका नेचर हिस्टोन से रिवर्स, एसिडिक नेचर के नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में ही सही, लेकिन क्रोमोसोम में ये भी होते हैं। ठीक है, दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं ये अलग अलग तरह के हैं, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनाने में ही हेल्प करेंगे, वाइल दे ऑल्सो एंड रेगुलेट वेरियस क्रोमोसोमल फंक्शंस। इसके अलावा क्रोमोसोम पर होने वाले कई सारे फंक्शन को भी रेगुलेट करेंगे, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। जीन एक्सप्रेशन, जीन से डीएनए, जीन जो कि डीएनए है उससे आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसको भी रेगुलेट करेंगे। और ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक्चुअली इनका फंक्शन वेरिएबल है। हिस्टोन तो मेनली स्ट्रक्चर बनाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बहुत कम है,
एसिडिक हैं और ये स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं और कुछ दूसरे फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो नॉन स्टोन प्रोटीन क्या है और कितने टाइप के हैं ये पूछा जाता है। हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन, स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल नॉन स्टोन प्रोटीन, फंक्शनल नॉन स्टोन प्रोटीन एंड रेगुलेटरी नॉन स्टोन प्रोटीन, 3 टाइप्स। ये उनके फंक्शन काम के अकॉर्डिंग है। स्कैफोल्ड जो होता है, स्कैफोल्ड कहते हैं हम कई बार एक्सिस को, तो ये स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम का एक प्रॉपर, आप देखिएगा इस तरह का जो क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर कई बार बनाते हैं, तो ऐसा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्यों बनता है, तो ये ध्यान रखिए ये जो प्रोटीन है ये एसिडिक प्रोटीन है। हिस्टोन के साथ तो डीएनए की कॉइलिंग हो रही है, लेकिन ये सारी कॉइलिंग एक एक्सिस के अलोंग होती है और ये जो अंदर का एक्सिस है वो नॉन स्टोन प्रोटीन बनता है। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है, इट फॉर्म्स एक्सिस और स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और इस तरह से क्रोमोसोम का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने में ये भी हेल्प करता है। हिस्टोन तो डीएनए के साथ पैक हो रहा है, कॉइल हो रहा है, और ये एक एक्सिस बनाता है जिसके अलोंग सारी कॉइलिंग होती है जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने। तो ये तो है स्ट्रक्चर में काम आने वाले स्कैफोल्ड प्रोटीन, ये एसिडिक है, नॉन स्टोन प्रोटीन। दूसरी कैटेगरी है फंक्शनल नॉन स्टोन प्रोटीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दे आर मेनली एंजाइम्स। ये जो फंक्शनल एनएचसी है ये मेनली एंजाइम्स है, एंजाइम्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकरिंग एट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लेवल पर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, उसमें कई एंजाइम भी इन्वॉल्व होंगे और वो एंजाइम क्रोमोसोम के साथ ही लगे रहते हैं, वो उसका फंक्शनल एनएचसी है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, इस तरह के ये सारे एंजाइम्स, ये एंजाइम आपको क्रोमोसोम के साथ ही लगे मिलेंगे। ये एंजाइम्स क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं, ये एंजाइम्स आपके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इन सारे कामों में भी यूज होंगे। तो मतलब क्रोमोसोम में कुछ एंजाइम्स साथ में एसोसिएटेड होते हैं, वो फंक्शनल एनएचसी कहलाएगा। और ये एंजाइम्स क्रोमोसोम में होने वाली एक्टिविटीज में यूज होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सोन, जो भी और काम हो, ठीक है। उसके बाद एक और है रेगुलेटरी एनएचसी। रेगुलेटरी एनएचसी ये जो प्रोटीन है ये जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में काम आता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब लेकिन देखो हर जीन की कोई हर वक्त जरूरत थोड़ी होती है, तो हमें किस जीन को एक्सप्रेस कराना है, किससे आरएनए बनना है, किससे अभी नहीं बनाना है, बाद में बनाएंगे, तो वो रेगुलेशन है। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन पर ज्यादा डिटेल बातचीत हम चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो दिस प्रोटीन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक नाम आपको याद रखना है, HMG प्रोटीन, हाई मोटिलिटी ग्रुप प्रोटीन, HMG प्रोटीन। ये एक प्रकार का रेगुलेटरी प्रोटीन है जो जीन एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ करता है। ऑन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू, ऑफ करेगा तो नहीं, समझिए। तो इस तरह से NHC एसिडिक प्रोटीन, very small in amount as compared to histone basic protein, but they are functionally being very diverse. Some of them helps in formation of structure, some are enzymes and perform various various functions, and some are regulatory protein, they regulate gene expression, ठीक है। तो इस तरह से जो पैकिंग होती है उसमें हिस्टोन के साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यूज होते हैं। और इस पैकिंग का एंड ये है कि हमें लास्ट में क्रोमोसोम सिंगल या 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम नजर आता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्रोमेटिन फॉर्म में तो रहता ही है। और रही बात क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की, और आपसे पूछा जाए नेचर क्या है, कहीं थोड़ा सा क्रोमेटिन, वैसे तो 11th में आपने पढ़ा होगा, क्रोमेटिन के बारे में भी थोड़ी सी चीज समझ लें कि क्रोमेटिन क्या है। मैंने दोबारा लिख रहा हूँ मैं, डीएनए एंड प्रोटीन कलेक्टिवली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनपी कहलाते हैं। और इसी डीएनपी का कॉमन नाम है क्रोमेटिन, कॉमनली नोन एज क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। हम इसको कॉमन में क्रोमेटिन या क्रोमोसोम कहते हैं, बाकी इसका केमिकल नेम डीएनपी। ऐसे एक आरएनपी होता है, आरएनएन प्रोटीन, वो राइबोसोम है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। ये डीएनपी। और क्रोमेटिन आपको सेल में पढ़ाया भी गया होगा 11th में कि दिस ऑफ 2 टाइप, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस अभी ध्यान रख ले, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया है तो थोड़ा कंपैरिजन ध्यान रखिएगा। हम जब स्टेन करते हैं इनको तो ये थिन थ्रेड के दिखाई देंगे यूक्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन थिक थ्रेड के, मोटे थिक थ्रेड के होते हैं। ये लाइट स्टैंड होते हैं, ये डार्कली स्टैंड। स्टेनिंग करते हैं तभी दिखेगा, तो बिल्कुल थिन लाइट स्टैंड है तो यूक्रोमेटिन, थिक स्टैंड डार्क स्टैंड है यो हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम लेवल की पैकेजिंग होती है, वहां अभी बताया हमने सुपर सोलेनोइड लेवल ऑफ पैकेजिंग, अभी हमने बात करी। पैकेजिंग के लेवल का डिफरेंस है, इसीलिए ये थिन है और वो थिक है, ठीक है।
और ये ध्यान रखना कि जितनी पैकेजिंग का लेवल कम होगा तो हिस्टोन उतना कंडेंस नहीं होगा, और जितना हिस्टोन कंडेंस नहीं है तो डीएनए एक्टिव रहेगा, मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। इसलिए यू क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वो डीएनए आरएनए बना सकता है। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो मतलब जीन एक्टिव, तो इसलिए यू क्रोमेटिन रीजन एक्टिव कहा जाता है। इसके जो जीन होते हैं वो एक्टिव हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, करेक्टर बनाते हैं। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन में क्या हुआ कि कॉइलिंग के लेवल बढ़ गए, हिस्टोन और कॉम्पैक्ट हो गया डीएनए के साथ। अब उसके बाद उसमें जो जीन है उनसे ट्रांसक्रिप्शन कराना, उससे आरएनए प्रोटीन बनवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन को हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहते हैं, और यहाँ का जो जीन है वो एक्सप्रेस होकर आरएनए नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। समझ में आई बात? अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, हेटेरोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव पार्ट है ये दो तरह का होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में हमने देखा कि कुछ हेटेरोक्रोमेटिन तो ऐसा है कि जो लाइफ टाइम हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव ही देता, कभी एक्टिव ही नहीं होता। लेकिन कुछ हेटेरोक्रोमेटिन ऐसा है जो एज पर रिक्वायरमेंट वापस एक्टिव हो जाता, मतलब वो हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता। हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन इंटर कन्वर्टेबल है। थोड़ी सी कॉइलिंग लूज कर दो तो यूक्रोमेटिन, थोड़ी कॉइलिंग बढ़ा दो हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, इसीलिए हेटेरोक्रोमेटिन में हमें दो टाइप मिल जाते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज कॉन्स्टिटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, अनदर वन इज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। और इसके बारे में थोड़ा सा हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में भी पढ़ा था, कॉन्स्टिटेटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिटेटिव मीन्स परमानेंटली इनएक्टिव, ये परमानेंटली इनएक्टिव है। ये वो रीजन है क्रोमोसोम के जहां यूजुअली कोई जीन नहीं है या बहुत कम जीन है और वो कभी एक्टिव नहीं होते, लाइफ टाइम इनएक्टिव। कुछ लोग कहते हैं इसमें वो जीन है जो हमारे एंसेस्टर में काम आते हैं, या कुछ कहते हैं जीन ही नहीं। अब जैसे क्रोमोसोम के कुछ हिस्से, टीलोमियर्स बिल्कुल टिप्स, सेंट्रोमियर जिसको आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अलग से भी होता है, और उसके बाद उसके नीचे होता है छोटा सा सैटेलाइट। तो सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, क्रोमोसोम के ये वो हिस्से हैं जहाँ पर नॉर्मली जीन नहीं है या वो हमेशा इनएक्टिव होते हैं। तो ये परमानेंटली इनएक्टिव पार्ट है कॉन्स्टिटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, जो लाइफ में कभी एक्टिव नहीं होता। ठीक है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन टेम्परेरीली इनएक्टिव है एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जब जब भी जरूरत होगी तो इसको वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन। ये एक तरह का जीन रेगुलेशन है। हमें जिस जीन की, देखिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का रेगुलेशन है। ठीक है, जैसे मान लो किसी जीन की हमें जरूरत ही नहीं, 20-30 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हेटेरोक्रोमेटिन बना के रख सकते हैं, ये वापस जब जरूरत होगी यूक्रोमेटिन बन जाएगा। तो इस तरह से एक तरह का लॉन्ग ड्यूरेशन का जीन रेगुलेशन है। ये याद रखिएगा, मैं आगे फिर डिस्कस करूंगा जब जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का एक एग्जांपल, टेम्परेरी इनएक्टिवेशन का एक एग्जांपल आपको हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाया था कि पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम बैलेंस मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम को हम इनएक्टिव कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बार बॉडी। ठीक है, कंप्लीट इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ताकि वो सेक्स क्रोमोसोम में मेल फीमेल में बैलेंस हो सके, और ये जब भी गैमेट्स में जाता है वापस एक्टिव हो जाता है। तो ये भी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन ने वहाँ भी बता रखा है, और ये भी आगे भी आएगा। ठीक है, तो या तो हमने खैर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की बात करी है, क्योंकि देखिए डीएनए को जब आप पैकिंग करोगे तो हिस्टोन के साथ पैकिंग करनी पड़ेगी, और जब हिस्टोन के साथ पैकिंग होती है तो पहले वो क्रोमेटिन बनता है, और ज़्यादा पैकिंग करोगे तो क्रोमोसोम दिखाई देगा। इसलिए हमने क्रोमेटिन में ये हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन की भी साथ साथ बात करी। पैकिंग में काम आने वाला प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन तो मेन है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एसिडिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर के पैकिंग का पूरा काम करते हैं, और यहाँ जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको भी प्रॉपरली करते हैं। तो एक पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, किस तरह से डीएनए पैक होता है, और इतना बड़ा, इतना लेंथी डीएनए सेल में मैनेज किया जाता है। ओके, तो ये हमारे डीएनए के वेरियस सेगमेंट थे जो हमने पढ़े, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की प्रॉपर्टीज, डीएनए की पैकेजिंग। क्लियर? अब अगले सेगमेंट में हम न्यूक्लिक एसिड का सेकेंड टाइप लेंगे। हमने कहा था डीएनए और आरएनए 2 टाइप्स है। सो इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल स्टार्ट आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड।